चलिए, ये आपके जो सवाल हैं हम सीधा पेपर उठाएंगे और मैं प्रैक्टिस जो है आपसे मैंने कहा है कि प्रैक्टिस भरपूर कराऊंगा। हर एग्जाम के प्रैक्टिस आप करोगे, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो सीडीएस का हो, तो हर तरीके से हम प्रैक्टिस को करेंगे। और यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज की कहानी को। और आज यूपीएससी सीडीएस का कॉमन एरर है 2015 का। 2015 के जो पेपर 1 के अंदर जितने सवाल पूछे गए, जितने भी सवाल आए कॉमन एरर के, वो एक वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। और अच्छे खासे लेवल के कॉमन एरर हैं, आपको देख के अच्छा लगेगा, ये फील होगा कि हाँ कॉमन एरर कैसे आते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये इसका डायरेक्शन रहेगा कि स्पॉटिंग एरर की ये सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ए और बी और सी और डी होता है, इसमें ए बी सी में अगर कोई गलती है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई गलती नहीं आप पा रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है नो एरर, तो आप नो एरर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखते हैं यहां पर एक सवाल है 2015 के फर्स्ट पेपर का कि द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। कि द रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, फॉर हिज फेलियर उसके असफलता का, उसके फेल होने का, इज वो है बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। डिड नॉट किसको दिखा रहा है? पास्ट को दिखा रहा है। अब जैसे आपको मैं एक बात बता दूं, यहां पर एक सुपरफ्लुअस की घटना आपको देखने को मिली है। अगर मैं कहूं कि द रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। रीजन का मतलब होता है कॉज, यानी जो कारण है वो साफ साफ कह रहा है कि जो कारण है उसके फेल होने का, और वो कारण ये है कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो यहां पर ये जो बिकॉज इस्तेमाल किया गया है सुपरफ्लुअस है। और नियम कहता है कि रीजन के साथ कभी बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप अगर रीजन के साथ बिकॉज का प्रयोग करते हैं तो यह सुपरफ्लुअस माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, कि रीजन के साथ बिकॉज यह नहीं लगेगा। बिकॉज हटा दोगे कि द रीजन फॉर हिज फेलियर, कि उसके असफल होने का कारण वो ये जो है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कि उसने जो है पास्ट में कठिन परिश्रम नहीं किया, इसीलिए ये फेल हो गया, उसका रीजन ये है। अगले सवाल पर देखो, कह रहा है कि फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब हम जरा इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि यहां पर एक शब्द लिखा है एज वेल एज। शब्द क्या है बाबू? एज वेल एज। और मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन में अगर कोई चीज से आया है तो उसका पूरा डिटेल मैं आपको समझा सकूं। यहां पर एक एज वेल एज का नियम समझ लो जरा ध्यान से। एक चीज याद रखना, बाई क्या है? बाई काम वाली बाई होती है। काम वाली बाई से बिवेयर रहिए। बिवेयर बोले तो बिवेयर का मतलब होता है सावधान, एकदम सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नहीं अगर सावधान रहेंगे, नहीं सावधान होते हैं तो वाट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वाट। अब समझना, ये वाट का मतलब है विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। क्या है? विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये हो गया। यहां बाई में बी फॉर बट, ए फॉर एंड, एंड नहीं एंड नॉट, आई से इंक्लूड, बी से है बिसाइड्स, बी से क्या है? बिसाइड्स। ए से है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के। डब्ल्यू से है विदाउट, बिना। ए से है एज वेल एज, सबसे ज्यादा जरूरी है एज वेल एज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। जरूरी आपके लिए वही जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आर से है रादर देन, ए एक्स से है एक्सक्लूड, ई से है एक्सक्लूड। अब यहां पर जो सवाल है बाबू, सवाल सिंपल सा ये है कि इसके पहले एक होगा कोई नाउन। क्या होगा? नाउन। या नाउन नहीं तो प्रोनाउन। नाउन हो या फिर क्या हो? प्रोनाउन। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब मजा तो तब आएगा कि जब ये नाउन प्रोनाउन है तो इसके ठीक जैसा एक और नाउन प्रोनाउन आ जाए। मतलब यूं मैं कह सकता हूं कि एक सब्जेक्ट इसके रूप में यानी सब्जेक्ट 1 और एक सब्जेक्ट इसके रूप में यानी सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। अब बात पूछी जाएगी कि वर्ब किसके हिसाब से लगाओगे? तो वर्ब लगाएंगे हम पहले वाले के हिसाब से। दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी नहीं आता है। तो हम वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे? तो S1 के हिसाब से, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। अब जरा इस सवाल को जरा एक बार देखिए, अपनी नजरों से जरा इस सवाल को एक बार देखिए और उस चीज को समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाना चाहता था। मैं आपको जो बताना चाहता था जरा इसको समझने की कोशिश करिए। अब आप जब देखेंगे इसको तो सेम वही चीज आपको दिखाई देगा कि सर एक तो है फूड, फूड बोले तो S1,
और दूसरा क्या है वाटर, वाटर बोले तो H2। किसके हिसाब से वर्ब लगेगा, तो सर यहां फूड के हिसाब से, चलो ठीक है लगा दिया लगा दिया लगा दिया। फूड के हिसाब से बताओ इज सही है, हां सर बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इज नेसेसरी किसके लिए, फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, नो एरर। आखिर नो एरर, मैं चाहता हूं नो एरर है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप उसकी चीजों को समझो, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार सवाल ऐसा सेम पूछे और यहां पर वर्ब इसके हिसाब से नहीं लगाए। ठीक है, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर वाटर के हिसाब से भी तो इजी आएगा, अरे पीने को जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, तो क्या पी लिया जाए, नहीं। यहां पर साफ बात यह है कि यहां पर वाटर के हिसाब से नियम नहीं कहता है, फूड के हिसाब से लगता है, फूड के हिसाब से क्या लगेगा, इज। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। अब यहां पर देखो, कह रहा है कि इंडिया जो है लार्जर देन, क्या है, लार्जर देन। यहां पर शब्द है एनी, ध्यान रहे, जब भी कभी भी ना दो तीन चीज का ध्यान रखना। अगर आप अपनी आंखों से एनी देखो, क्या देख लो, एनी, और एनी के बाद आता है अदर, ये ध्यान रखना, एनी के बाद क्या आएगा, अदर, और एनी अदर, उसके बाद जो नाउन लिखोगे उस नाउन को सिंगुलर लिखना। क्या लिखोगे, सिंगुलर, क्योंकि एनी अदर एक से बात कर रहा है ये। तो यहां पर पहली बात कि डेमोक्रेसीज नहीं होगा, क्या होगा, तो डेमोक्रेसी होगा। दूसरा, एनी के बाद यहां अदर होगा। अब एनी डेमोक्रेसी नहीं, कोई दूसरी डेमोक्रेसी की बात करता है, और कोई भी जो दूसरी डेमोक्रेसी है उसकी तुलना में भारत सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एनी अदर डेमोक्रेसी, ना कि डेमोक्रेसीज, एनी डेमोक्रेसीज नहीं, एनी अदर डेमोक्रेसी। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि द जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड फाउंड दैट द बॉय वॉज इनोसेंट। कि जज जो है, जज साहब, माननीय है ना, न्यायाधीश महोदय, द जज हर्ड का मतलब होता है सुनना, हर्ड का मतलब क्या होता है, सुनना, कि जज ने सुना, द आर्ग्यूमेंट्स, यानी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है बहस को, किसके, लॉयर्स के, यानी एक से अधिक लॉयर्स हैं तो एक से अधिक लॉयर्स के एक से अधिक आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, कि द जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड फाउंड, और पाए, क्या, कि डैट, पाए, फाउंड डैट द बॉय, यानी जो लड़का जो था वो इनोसेंट था, यानी उस लड़के पर कोई भी प्रकार का दोष नहीं था, किसी प्रकार की चीजें उसके द्वारा नहीं की गई थी। तो यहां पर तो अभी तक मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दी है, तो इसीलिए मैं आंसर टिक करूंगा डी, नो एरर। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965। पहली बात कि ये फ्रॉम जो है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, मैं बताता हूं क्यों। अगर कभी भी यहां पर दो, देखो आने को ना तीन चीजें, फ्रॉम आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता है, मैं ये कह रहा कि दो चीज आती है किसी मतलब पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो। एक आता है सिंस और एक आता है फॉर। सिंस का प्रयोग करते हैं बाबू नाम के साथ, और फॉर का प्रयोग करते हैं नंबर के साथ। ये बात मैंने आपको पढ़ाया है, ये बात मैंने आपको बताया है। सिंस का प्रयोग करेंगे नाम के साथ, नाम बोले तो क्या है, जैसे दिन है, जैसे महीना है, जैसे साल है। अब दिन का नाम दो प्रकार से बोला जाता है, मैंने कहा 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। मैंने कहा मंडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, तो ये भी है। तो एक मैंने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कहा तो मैंने नंबर कहा, और मैंने मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे जो कहा वो हमने नाम कहा। अब दिन हो गया, महीना पर आओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये नंबर है। लेकिन मैंने कहा किससे, तो जनवरी में, फरवरी में, चैत्र में, बैसाख में, है ना, मुहर्रम में, तो ये क्या है, नाम है। तो ये क्या हो गया, नाम हो गया। तो इनके साथ हम सिंस लगाते हैं। साल में आ जाओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये क्या है, फॉर है। और 2022, 2023, 2026, 2025, ये क्या है, तो सर ये नेम है। तो नेम के साथ यहां पर फ्रॉम नहीं, पहली बात यहां सिंस लगेगा। अब फ्रॉम का प्रयोग होता है लेकिन फ्यूचर में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों के मन में एक सवाल यह भी आएगा कि सर यहां पर हैव है और लिव्ड है, सर ये कैसे, क्या यहां पर यह होना नहीं चाहिए कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1965? बिल्कुल नहीं,
कि मैं रहता आ रहा हूं, है ना। मैंने आपसे क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया है कि याद रखिए हमेशा कि दो जगह पर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है जहां परफेक्ट लगा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर हमें यह दिखाना होता है कि ये परफेक्ट में, तो देखो परफेक्ट तो है कि आई हैव लिव्ड, मैं रहा, अब नहीं रहता हूं, वो तो रहता आ रहा हूं, अभी भी हूं, लेकिन मैं रहा, कब रहा, तो 1965 में। 1965 मतलब पूरे के पूरे 1965 में। तो आंसर क्या हो गया, सी। यहां फ्रॉम नहीं, यहां सिंस लगेगा, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ। कह रहा है कि ऑल साइंटिस्ट, कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, एग्री, सहमत होंगे, दैट कि देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या कह रहा है कि सभी के सभी साइंटिस्ट जो है वो सहमत होंगे, है ना, सहमत, ऑल साइंटिस्ट एग्री, सहमत हो गए, दैट की देयर शुड बी, यानी यहां पर होना चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, यानी ये एक मोरल बात करता है कि हाँ, एक मोरल सपोर्ट करता है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक टोटल, एक कंप्लीट बैन होना चाहिए, जो न्यूक्लियर है, जो परमाणु का एक्सप्लोजन है, मतलब बढ़ रहा है जो, तो उस पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, नो एरर, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं। यहां पर है सच बुक्स विच यू रीड, सच बुक्स विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग, नो एरर। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, एक बार जरा प्रयास करना इसका आंसर देने का कि आंसर क्या होगा। आप जरा बताना कि इसका आंसर कमेंट करके बताइए, 1 मिनट के लिए रुक के, एक नहीं 10 सेकंड के लिए रुक के, और जरा आंसर देने की कोशिश करिए। आप आंसर दोगे ना, अब बड़ा एक बेहतरीन सा यहां कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने आपको पढ़ाया है, आप इस चीज को समझ लीजिए, रिवीजन के पर्पज से देख लीजिए कि कुछ शब्द होते हैं, बेसिकली एक प्रोनाउन होता है जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को आप जब निकाल के देखोगे तो वहां पर ये चीज पढ़ाया हूं। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली होता है 3, हु, विच और डैट। हु, विच, डैट, ये 3 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, 3 प्रकार के। लिविंग के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए विच, और स्पेशल केस में डैट। क्या होता है सर डैट का यूज, तो मैंने आपको बताया है कि या तो यहां पर नन हो, या यहां पर ओनली हो, यहां पर सम हो, या सम के जैसा मिलता जुलता सेम हो। ए से याद कराया था एनी, और एम से कराया था मच। यहां सेम में ए से एनी, एम से मच। फिर यहां कराया था ऑल हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था लिविंग हो, और प्लस नॉन लिविंग हो, लिविंग या नॉन लिविंग। मैंने कहा कि पर्सन हो, और उसके साथ कोई जानवर हो, एनिमल हो, ठीक है। मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री हो, मैंने कहा था कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, ऑफ यू और द फ्यू, ये जितने सारे हैं इनके साथ आता है। यही नहीं, अभी और सुनो, मैंने कहा था सेना और बूट हो, सेना किसमें, बूट में। सेना में एस फॉर सम, ई फॉर एवरी, एन फॉर नो, ए फॉर एनी, ठीक है। बूट में बी फॉर बॉडी, ओ फॉर वन, टी फॉर थिंग। अब जोड़ दो इसको, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything। क्लियर, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं और इनके साथ डेट का प्रयोग किया जाता है। और इनमें से जैसे आप कोई शब्द को देखोगे, जैसे आप कोई शब्द को देखोगे आप तुरंत आंसर लगाओगे डेट। लेकिन सर यहां पर तो क्या है, यहां पर तो सर सच है। अब देखो, कंजंक्शन का एक रूल है कि 2 ही चीज आती है सच के साथ, सच के साथ आता है सच एज और सच डैट, सच एज और सच डैट। तो यहां पर एक नियम और ऐड हो जाता है कंजंक्शन से होता हुआ कि सच के साथ या तो एज आएगा या सच के साथ डैट आएगा, सच एज सच डैट, यही कंजंक्शन का पेयर बनता है, यही रिलेटिव प्रोनाउन में घुसा देता है कंजंक्शन से होते हुए। यही कह रहा है कि सच बुक्स विच यू नहीं, सच बुक्स। अब एज लगा दो, एज से ज्यादा बढ़िया यहां डैट होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, उसी से मिलता जुलता दे देंगे यहां पर डैट, यानी सच बुक्स डैट यू रीड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, अगले सवाल पर आ जाते हैं, ये सारी चीजें समझ लेना।
अगले सवाल पर जब आएंगे तो अगला सवाल कह रहा है कि टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट एवर लिव्ड। यानी टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट एवर लिव्ड। अब जैसे यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कभी भी वन ऑफ द हो, वन ऑफ द, यहां टू टू हो, टू ऑफ द, यहां पर हो सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, और इसके बाद यदि कोई नाउन है, यदि कोई नाउन है तो यह नाउन प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। मैंने कहा था ना कि वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब जैसे मान लो कि बहुत सारे दोस्त होंगे तो उन्हीं में से एक, आप कहो सर एक दोस्त में से एक, अच्छा बताओ फिर दो का क्या होगा? कि बहुत सारे दोस्त होंगे उनमें से दो, बहुत सारे दोस्त होंगे उनमें से सभी, बहुत सारे दोस्त होंगे उनमें से थोड़े, सम। तो यहां पर ये जो नाउन होता है प्लूरल होता है। कह रहा है कि टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, कि बहुत सारे महानतम पोएट्स हुए। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महानतम, ग्रेटेस्ट के पहले द लगा है, कि बहुत सारे महानतम कवि हुए, उन महानतम कवियों में से एक, ठीक है। वो कौन थे? टैगोर वॉज दैट एवर लिव्ड, जो हमेशा जिंदा रहे। तो वही चीज कहलाता है क्या, कि यहां पोएट्स होगा ना कि पोएट होगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे, ठीक है। यू मे प्लीज अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑफ सैलरी टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। यू मे प्लीज, कि तुम जो है, यू मे प्लीज अप्लाई, तुम अप्लाई कर सकते हो एक एडवांस सैलरी, फॉर एन एडवांस ऑफ सैलरी। देखो सैलरी का, जैसे सैलरी मिलता है हर महीने, जैसे मजदूर आदमी है, हम लोग भी मजदूर आदमी है, मजदूरी रोज रोज का तो मिलता नहीं है, महीना में एक बार मिलेगा। तो वही जो एडवांस जो सैलरी है तो एक महीना का मिलेगा। तो हम सर थोड़ा जरूरी है पहले मिल जाए क्या, वही एडवांस कहलाता है। तो सैलरी का जो एडवांस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। यू में प्लीज, कृपया आप अप्लाई कर सकते हैं। टू कवर करने के लिए, ठीक है, टू कवर करने के लिए। कॉस्ट, कॉस्ट का कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट कितना भी होगा, अगर 1000 होगा तो भी कॉस्ट, 5 लाख होगा तो भी कॉस्ट, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। क्या है? ट्रांसपोर्ट की बात, यानी ट्रांसपोर्ट की कीमत को कवर करने के लिए सैलरी का एडवांस के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज क्या है, ट्रांसपोर्ट के कीमत के लिए, मतलब हो सकता है कि वो बाइक खरीदेगा, है ना, वो कार खरीदेगा, तो वही चीज कहलाता है क्या, यहां पर जो है लिखा है ना कॉस्ट। तो कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट होगा। आंसर क्या होगा बाबू? सी। अगले सवाल पर आ जाओ। द टैक्सी डेट विल टेक द फैमिली टू हरिद्वार हैड टू बी रेडी एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग। द टैक्सी डेट विल टेक द फैमिली, यानी जो टैक्सी जो लेके जाएगी परिवार, किसको? परिवार को हरिद्वार में, ठीक है। हैड टू रेडी, अब यहां पर हैड टू अगर पास्ट है तो फिर इसका मतलब यहां विल नहीं होगा बबुआ, यहां पर वुड होगा, क्योंकि मैंने कहा है ना प्रेजेंट होगा तो विल, पास्ट होगा तो वुड। तो आंसर क्या कर देंगे? आंसर होगा ए। Employees are expected to adhere the rules laid down by the management। अब यहां पर क्या है ना कि देखो एम्प्लॉइज जो है वो ऐसा एक्सपेक्टेड, उम्मीद करते हैं कि अडेयर करना पड़ेगा नियमों को, लेट डाउन करने के लिए, समर्पण करने के लिए मैनेजमेंट का। यहां पर एक शब्द है अडेयर, और अडेयर ए लेटर में आता है, ए लेटर में पढ़ाया हूं, एक शब्द है अडेयर, और इसको याद कराया था ऐड हेयर से, कि ऐड चलाओगे हेयर तो लोग करेंगे अडेयर। और यहां पर एक नियम कहता है कि अडेयर के साथ यहां पर टू का प्रयोग करना अनिवार्य है प्रीपोजिशन में। अडेयर के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू, यानी अडेयर टू। तो यहां पर है एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू अडेयर टू द रूल्स। आंसर होगा बी। द ऑनर ऑफ द हॉर्स, यहां पर घोड़ा, हाउस नहीं है, इसको हाउस कई लोग पढ़ लेंगे, घर का मालिक नहीं, घोड़े का मालिक, घोड़े का ऑनर, कि द ऑनर ऑफ द हॉर्स ग्रिडली आस्क टू हाई अ प्राइज नो एरर। कोशिश करिए जरा इसका आंसर देने का, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये,
बेहतरीन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझाया नहीं, बताया नहीं और आपसे बनेगा नहीं। बहुत लॉलीपॉप सा सवाल है ये, जरा इसको देखने की कोशिश करिए। कह रहा द ऑनर ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े का मालिक। ग्रिडली का मतलब होता है, ग्रीड का मतलब होता है लालची, ग्रिडली मतलब होता है लालच से भरे हुए, पूछा। तो यहां पर जो है, अगर मैं कहूं आपसे कि आस्क एक वर्ब है और वर्ब आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, अब बताओ जरा सब्जेक्ट इसमें से क्या है? तो सर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ हॉर्स एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? तो सर ऑनर, ऑनर एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, तो या तो तुम इसको चेंज करके क्या कर दो, या तो तुम इसको आस्क कर दो, आस्क, ठीक है, तब जाके सही होगा कि भाई प्रेजेंट में कर दिया हमने कि जो घोड़े का जो ऑनर जो था वो मतलब बेईमानी तरीके से या लालच लालच से भरे हुए तरीके से पूछता है या कहता है टू हाई अ प्राइस, यानी एक बहुत बड़ी कीमत। तो यहां पर या तो देखो, अब इन सारे सेंटेंस के अंदर अगर देखा जाए तो हमें इन सेंटेंस के अंदर ना ही टाइम का पता चल रहा है, इसके अंदर टाइम का पता तो चल ही नहीं रहा है ना, इसके अंदर टाइम कहां पता चल रहा है, ना ही प्रेजेंट पता चल रहा है ना पास्ट पता चल रहा है। तो आप में से अगर कोई ये सोचता है कि क्या सर हम इसमें आस्क्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए मैं टाइम की बात कर रहा था। यानी इसमें प्रेजेंट ना है और ना ही पास्ट है, तो आप यहां पर आस्क्स भी कर दोगे तो सही माना जाएगा, आप इसमें आस्क्ड भी कर दोगे तो भी सही माना जाएगा, आंसर होगा अल्टीमेटली बी। अगले सवाल पर आओ। लिखा है कि आई कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले, कि मैंने कन्विंस किया उसे, है ना, ये एक फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब। तो इसके बाद इनफाइनाइट वर्ब आएगा, और इनफाइनाइट वर्ब का कितना बेहतरीन यहां पर एग्जांपल है 2+V1, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। कि आई कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले, प्ले का मतलब होता है नाटक, कि मैंने कन्विंस किया उसे देखने के लिए नाटक को। नो एरर, कोई एरर नहीं है। सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, ये तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था जब मैं नाउन पढ़ाया, तो और मैं जब सीएन का पीसीएन बनाना जब सिखा रहा था, तो मैंने कहा था कि सीडीएस 2015 का ये पहले पेपर का सवाल है कि सम मैन आर बॉर्न ग्रेट। तो यहां पर सम का मतलब होता है 20। मैंने आपको बताया है कि जहां नन का मतलब होता है 0, ओनली का मतलब होता है 1, यहां पर 20 सम का मतलब होता है 20, या 20 का मतलब सम, कोई भी उल्टा कह सकते हो, आगे पीछे, है ना, इधर उधर कर सकते हैं। जहां पर मोस्ट का मतलब होता है 80, जहां पर ऑल का मतलब होता है 100। तो आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर अगर सम है तो सम का क्या नंबर मतलब होता है, तो सर 20। सम का मतलब क्या होता है? 20, यानी 20 है, और 20 के साथ कभी मैन नहीं लगेगा, 20 के साथ मेन लगेगा, 20 मेन, आंसर होगा ए। वी मस्ट सिंपथाइज फॉर अदर्स इन दियर ट्रबल्स, कि हमें जरूर सिंपथाइज करना चाहिए दूसरों के साथ। सिंपथाइज का मतलब क्या होता है? देखो, इंसान का जब बुरा समय चल रहा होता है ना, तो तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम उसके बुरे समय को कुछ नहीं कर पाओगे, ना बदल सकते हो, ना बढ़िया कर सकते हो, ना खराब कर सकते हो। खराब तो कर दोगे, ठीक है, इस मामले में भारत की जनता बहुत खतरनाक है। लेकिन होता क्या है ना, कि जब किसी व्यक्ति का समय खराब होता है ना, तो तुमसे ज्ञान नहीं मांग रहा होता, तुमसे साथ मांग रहा होता है। कि दोस्त का अगर समय खराब है तो कंधे पर हाथ रखो और कहो कि भाई चिंता मत कर, तेरा सारा जो चीज है ना वो सही हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं। वही चीज है, इंसान का जब वक्त खराब होना तो ज्ञान नहीं, साथ दिया जाता है। और वही चीज कह रहा है सिंपथाइज करना। और नियम है, सिंपथाइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, फॉर नहीं विथ आता है, क्योंकि जब हम किसी को सिंपथी देते हैं तो उसके साथ अगर वो रोता है तो हम भी रोने लगते हैं। तो सिंपथाइज विथ, आंसर होगा बी। लिखा है कि माई डिटेल स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, लिखा है कि मेरा जो डिटेल स्टेटमेंट, माई डिटेल, जो डिटेल स्टेटमेंट है, इज रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, यहां पर देखो एक शब्द होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एक नाउन है, रिस्पेक्ट के साथ
अगर आई भी ई लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, रिस्पेक्टिव सीट। और इसके साथ रिस्पेक्टिवली नहीं होता है, रिस्पेक्टफुली होता है। रिस्पेक्टफुल तो रिस्पेक्टफुली, आंसर क्या होगा? बी। रिस्पेक्टली नहीं, रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। माई डिटेल स्टेटमेंट जो है वो देखो यहां पर रिस्पेक्टफुली का मतलब ये होता है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई बड़े ही मतलब बढ़िया तरीके से है ना, रिस्पेक्टफुली वो सबमिट कर दिया गया, ये नहीं किसी को दो चार झाप दे के किया गया, तो वही चीज है रिस्पेक्टफुली। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। तो अब यहां पर है कि मैं, अब यहां पर जब मैंने कहा है आपको कि याद रखना बस एक बात, कि हमेशा सिंस और फॉर का प्रयोग वही होगा जहां पर परफेक्ट आता है। यहां पर आई एम वेटिंग ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आई एम वेटिंग नहीं होगा। यहां पर करो आई हैव बीन वेटिंग, क्योंकि यहां पर वेटेड, आई हैव वेटेड तो करना नहीं, क्योंकि अभी तक कर ही रहा है, ज्यादातर यही सही है। आई हैव बीन वेटिंग है ना, आई हैव बीन वेटिंग, वेटिंग कर दिया, वेटिंग, WAIT वेट है, इसके पहले दो वॉवेल है तो सिंपल ING लगेगा, वेटिंग। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग इवनिंग के साथ क्या आता है? सिंस। ही इज रिप्रेजेंटिंग माई कंस्टिट्यूएंसी फॉर द लास्ट 5 years। अब देखो यहां पर 5 years है ना, तो 5 सालों की बात कर रहा है, तो 5 सालों के लिए तो सर फॉर आएगा। लेकिन फिर वही बात, फिर से देखो एक ही चीज से, एक ही कॉन्सेप्ट से सीडीएस ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, और वो भी लगातार। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि ही इज रिप्रेजेंटिंग, तो यहां पर इज प्लस यहां ING, ये भी नहीं होगा, सेम वही बात है। तो ही हैज बीन, तो ही हैज बीन, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट के साथ आता है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ ही हियर्स ऑफ योर कंडक्ट ही इज टू बी अनहैप्पी। इफ ही हियर्स, अब सुनो, यदि वह सुनता है, हियर्स क्या सुनता है? तो तुम्हारे कंडक्ट को, तो ही इज टू बी अनहैप्पी नहीं, ही विल बी अनहैप्पी। ये सेम वही बात है। इफ क्या है? कंडीशनल। कंडीशन के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि इफ एक कंडीशन है जो सबसे ज्यादा, बहुत सारे होते हैं, इफ, इवन, टिल, अनटिल, अनलेस, वेन एवर, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बहुत सारे आते हैं। यहां पर अगर ये प्रेजेंट होगा, V1 V5, अगर ये प्रेजेंट होगा, ये पास्ट हो सकता है, ये मोर पास्ट हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट है तो आगे क्या होगा? तो सर विल, शैल, कैन, में, प्लस V1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मॉडल है V1 चाहिए होगा। अगर यही पास्ट निकल गया तो हम इसका पास्ट कर देंगे। विल का पास्ट होगा वुड, शैल का पास्ट होगा शुड, कैन का पास्ट होगा कुड, मे का पास्ट होगा माइट, प्लस V1 ऑब्जेक्ट। ये हैड प्लस V3 है, तो यहां पर होगा वुड, शुड, कुड, माइट, प्लस है प्लस V3। है इसलिए आएगा क्योंकि V1 चाहिए। ये पूरा इसका लेखा जोखा है। तो सेम वही बात कह रहा है, देखो, इफ ही हियर्स ऑफ योर कंडक्ट, तो क्या होगा? तो ही विल, ही क्या है? ही विल बी अनहैप्पी। विल के साथ यहां बी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होगा? V1 होगा, तो आंसर होगा सी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 के पेपर 1 में, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि नो सूनर ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज देन द पीपल बिगेन टू चीयर लाउडली। यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट है नो सूनर का, जरा गौर से देखना। किसका? नो सूनर का। क्या कहना है भाई? नो सूनर का यूज क्या कहता है कि नो सूनर अपने बाद इन्वर्जन को फॉलो करता। इन्वर्जन मतलब समझते हो क्या होता है? इन्वर्जन मतलब होता है डू, डज और उसके बाद सब्जेक्ट, डीड उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब इंटरोगेटिव जैसा, हैड उसके बाद सब्जेक्ट,
अब जैसे कि आपको पता है कि डू डज अपने साथ V1 लेते हैं, डिड भी अपने साथ V1 लेता है, हैड अपने साथ V3 लेता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान रहे कि नो सुनर का जो पेयर बनता है वो बनता है देन से। किससे? देन से। नो सुनर के बाद क्या आता है? तो सर देन आता है। ठीक। अब जो बात है, ये प्रेजेंट है तो आगे भी क्या होगा? प्रेजेंट। ये पास्ट है तो आगे भी क्या होगा? पास्ट। और ये भी पास्ट है तो आगे भी क्या होगा? पास्ट। ठीक है, कुल मिलाकर काम ये ऐसे करता है। तो जो आप यहां देख रहे हैं कि डू डज उसके बाद सब्जेक्ट, डिड उसके बाद सब्जेक्ट, हैड उसके बाद सब्जेक्ट, ये पहली गलती होती है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और पहली गलती से ही सवाल है ये। दूसरी गलती ये वर्ब की होती है। तीसरी गलती इसकी होती है देन की जगह देन, वेन, दैट ये लिख देता है। चौथी गलती वो बहुत दूर तक बात है, वो तो वहां तक कोई जाता ही नहीं है जल्दी, यहीं तक निपटा देता है एग्जामिनर क्वेश्चन को। जैसे आप देखिए कि पहले से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि नो सुनर ही अपीयर्ड, नो सुनर के बाद सीधा सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। आप या तो यहां पर डिड लिखिए या तो आप यहां पर हैड रखिए, दोनों रख सकते हैं। डिड अगर रखेंगे तो फिर से अपीयर करना पड़ेगा, है ना, आपको अपीयर करना पड़ेगा। अगर हैड रखेंगे तो V3 अपीयर्ड चलेगा। तो आप जो मर्जी करे वो लगा सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर इसका ए होगा। तो ये इसका पूरा पूरा लेखा जोखा था। पूरी सारी चीजों को आपने देखा है, सारी चीजों को आपने समझा है। ये जो सवाल जो सारे थे अच्छे खासे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और ये एग्जाम कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये 2000 पेपर 1 जो एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो यूपीएससी एग्जाम को लेती है, उस एग्जाम के सारे सवालों को आपने देखा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है सीधा सीधा। तो आप एकदम तैयार रहिए, मैं बढ़िया तरीके से सारी चीजों को पढ़ाता रहूंगा, सब कुछ, हर चीज, है ना, सब कुछ मैं चीजें एक एक करके लेके आता रहूंगा, हर दिन आपको जो है पढ़ाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।